नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बायोडायवर्सिटी के टॉप क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से एक नए क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या छोटा से छोटा एग्जाम। तो इसमें आपको क्विक मेमोराइजेशन के साथ साथ इजी कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टर्म बायोडायवर्सिटी हुआ या फिर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी, इस तरह के साइलेंट वैली, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जितने भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले सभी से कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे इसी तरीके हम और वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब एज, को जूम कर लेते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब एज द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट। है ना कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी है ना कि प्लांट्स भी हो ना, एनिमल हो, और उनका कई तरह का वो मतलब जैसे एनिमल में भी हाथी ले लीजिए, घोड़ा को ले लीजिए, इस तरह से तो जितने भी स्पीसीज है, प्लांट्स हैं, उन सभी को मिला के बायोडाइवर्सिटी बनता है। सो द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट इज द biodiversity. Next, among the mathematical indices for measuring biodiversity, which one shows the mean species biodiversity in a habitat at a local scale? तो लोकल स्केल की बात कर रही है। लोकल स्केल में क्या होता है तो, और दूसरा चीज इसमें एक चीज होता है कि सो द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एट अ लोकल स्केल कौन सा हो जाएगा, अल्फा डाइवर्सिटी। अब यूं मान के चलिए कि कोई बायोडाइवर्सिटी का ए है, फिर बायोडाइवर्सिटी बी है और बायोडाइवर्सिटी सी है। तो इसमें जो अल्फा, बीटा और ये जो गामा होता है, तो जब एक ही बायोडाइवर्सिटी के अंदर जब इसकी हम देखते हैं या उसकी बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो कौन सा होता है, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। और जब दो बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो वो हो गया बीटा बायोडाइवर्सिटी। और जब ग्रॉस यानी कि संपूर्ण यानी पूरी बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो वहां पर हो जाएगा गामा बायोडाइवर्सिटी। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे अल्फा है, अल्फा यानी कि यूं अल्फा, अल्फा ऐसे शुरू हो रहा है तो यूं ये जो एलोन की बात होती है, मतलब केवल एक की बात होती है, वहां पर अल्फा बायोडाइवर्सिटी हो गया। बीटा क्या है, बी यानी कि बाई, बाई मतलब दो होता है ना, बाई लिंगुअल, दो लैंग्वेज, इस तरह से बाई मतलब दो, बाई साइकिल। तो जब दो पर होगा तो हो जाएगा बीटा। और ये गामा, गामा यानी गामा यू लिखा जाता है, तो यू मान के लिए ग्रॉस, यानी जहाँ पर ग्रॉस होगा यानी कि सब होंगे वहां पर ग्रॉस यानी कि गामा बायोडाइवर्सिटी होगा। इस प्रकार अगर हम एक बायोडाइवर्सिटी की तुलना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, जब दो की करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और तीन या उससे ज्यादा करेंगे टोटल तो हो जाएगा गामा बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो इसको देखते हैं इसमें कौन सही होगा, अल्फा, क्योंकि ये लोकल लेवल पर बात कर रहा है तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि प्लांट एनिमल जितने भी होते हैं ना एक एरिया में या फिर एक लोकेलिटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सा हो जाएगा, डाइवर्सिटी काइंड ऑफ प्लांट एंड वेजिटेशन, इसमें एनिमल का जिक्र नहीं है। डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल, यहाँ पर प्लांट नहीं है। डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, है ना, प्लांट्स भी है एनिमल भी है, तो ये बायोडाइवर्सिटी में आ जाएगा। ठीक, तो सी का करेक्ट आंसर। अब है डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सोटिक प्लांट एंड एनिमल। अब एक जो है एक्सोटिक टर्म मतलब स्पेशलाइजेशन लगा दिया, इस वजह से ये नहीं हो सकता है। एक्सोटिक प्लांट मतलब वो उत्तेजना प्लांट और एनिमल, तो ये बायोडाइवर्सिटी काइंड नहीं हो सकते ना, तो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, बायोडाइवर्सिटी का सबसे मेन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कौन सा है, केवल फूड, फूड रहेगा तो होगा नहीं, केवल ड्रग्स यानी मेडिसिन रहेगा तो नहीं, इंडस्ट्रियल यूज रहेगा नहीं, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, सब प्लांट्स, एनिमल, लिविंग, नॉन लिविंग सब आते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम इज द एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, जेनेटिक एसिमिलेशन नहीं, कंट्रोलिंग प्रीडेटर, प्रीडेटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या उससे बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होने लगेगा, नहीं, चलो प्रीडेटर को कंट्रोल करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी और बढ़ेगा डिक्लाइन होने के बजाय। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, किसी के घर ही उजाड़ दिया जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, मान चलिए यहाँ पर कोई एनिमल रहता था, लाइक गोट, गोट यहाँ पर, तो उसका पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया, उसका घर उजाड़ दिया जाए या फिर उसकी पूरा हैबिटेट को ही खत्म कर देता है तो वो पूरा स्पीसीज वहां से गायब हो जाएगा। लाइक कोरल है, कोरल है तो कोरल स्पीसीज, कोरल है तो वो भी जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी हैबिटेट को नुकसान होता है तो धीरे धीरे वो स्पीसीज ही गायब हो जाएगी। तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाई, अब ये तो क्वेश्चन आगे और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये अपकमिंग टाइम है, ये 2030, इसको याद करनी चीज है। अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब अब वो फर्दर डिग्रेड ना हो पाए, बल्कि उनको एफोरेस्टेशन के द्वारा
द्वारा उसको रिस्टोर किया जाए। तो लैंड को खराब होने से बचाना ही लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, और इसको अचीव करने की टारगेट कब रखी गई है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? अब इसको याद रखने वाली चीज है, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? तो वॉल्टर जी रोजन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट तरह के स्पीसीज होते हैं, और वाल्टर समथिंग इस तरह से राइम कर रहे हैं, अल्टर, अल्टर यानी बदला हुआ या जिसमें बदलता रहता है ना, तो डिफरेंट तरह का। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि वाल्टर जी रोजन, और इसमें रोजन भी है, रोजन यानी कि रोज से भी को रिलेट कर सकते हैं कि भाई प्लांट्स भी इसमें शामिल है। तो वाल्टर जी रोजन हु यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने यूज किया था? वाल्टर जी रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिकेड 2011 to 20 has been designated by the United Nations Organization as the decade of natural disaster decade, नहीं, बायोडाइवर्सिटी डिकेड, ये सही है। ये अब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, अब इसको नहीं पूछने वाला है, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर डिकेड, है ना, ये तो अभी पढ़े, लेकिन बट ये क्योंकि ऑलरेडी इसको टाइम फ्रेम को पास कर चुके हैं, तो ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB इज लोकेटेड इन विच सिटी? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इंडिया का पहला कहाँ पर है? ये जामनगर गुजरात में। फर्स्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर है ये जामनगर, गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, अभी जो हमने पढ़ा गुजरात देने के जामनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर फाउंड होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वैसे हमारे ये अर्थ है, अर्थ में ये ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो सनलाइट होता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है, और इसी में एक इतना बड़ा बेल्ट होता है इक्वेटर के दोनों तरफ 5 5 डिग्री पर, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं। तो ये वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली रेन होना है, डेली रेन होना है, और सनलाइट भी सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इधर ही पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा सनलाइट और सबसे ज़्यादा रेन यानी कि पानी और रोशनी दोनों तरफ मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहीं पर देखने को मिलता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हो, प्लांट स्पीसीज दोनों का यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी? अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट उसका लैंग्वेज चेंज हुआ है तरीका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ट्रॉपिकल सीरियस नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर्स इन, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल जो होता है ना, ये ट्रॉपिकल शब्द जो है ये खुद ही अपने आप बताता है कि यहाँ पर सनलाइट और रेन ज़्यादा होता है, और ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसी को पूछते रहते हैं। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये ट्रॉपिकल रीजन, बस लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी पूछते रहते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर, अगेन सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज चेंज है। तो डीप सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम देख ही चुके हैं, और कोरल रीफ, ये जो कोरल रीफ है ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये ऑन द ग्राउंड है, ग्राउंड, बट इन केस ऑफ मरीन में हम जाते हैं, मरीन इकोसिस्टम में, तो मरीन में कौन सा है? कोरल रीफ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला प्लेस होता है। सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस अपर्स, बायोडाइवर्सिटी चेंज कहाँ पर अगर होते हैं? इंक्रीजिंग टुवर्ड द इक्वेटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जब अर्थ है और यहाँ पर इक्वेटर है 0 डिग्री, तो यहाँ से पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सनलाइट बढ़ती जाती है, और पोल की तरफ क्या है कि ठंडा सनलाइट कम आती है और कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर कोल्ड है वहाँ पर स्पीसीज बहुत कम पाए जाएंगे, चाहे प्लांट का स्पीसीज हो चाहे एनिमल का स्पीसीज हो। तो इसीलिए पोल से हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि स्पीसीज की पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर होगा सबसे ज्यादा? इक्वेटर यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में, और उससे पोल पर जाते समय अगर इधर से इधर जाएंगे तो कम होती जाएगी, और पोल से इधर आएंगे तो बढ़ती जाएगी। सो इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, ये तो गलत हो गया ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज नहीं, क्या होता है? फ्रॉम इक्वेटर
टू पोल्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नॉन ट्रू पूछा था, तो ये गलत है, इसलिए ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द, अब रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर फाउंड होता है, तो अब ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ इंडिया में कहाँ पर फाउंड होता है, तो ये साइलेंट वैली है, जम्मू एंड कश्मीर का, है ना। ओ सॉरी सॉरी, ये केरला का है, गलती से निकल गया, केरला का है, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये ऑलरेडी इसमें ऑप्शन था कश्मीर वैली, बट ये साइलेंट वैली कहाँ पर आता है, केरला। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, वहाँ के केरला के कुछ विजुअल्स लगा के लोग और वायरल कर रहे हैं, तो मतलब काफी अच्छा विजुअल्स आते हैं इस समय के सीजन में वहाँ का। सो साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में, और वहाँ पर क्या पाया जाता है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ है, कहाँ पर, केरला में। इसको याद, बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, साइलेंट वैली केरला। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ पर है, केरला, और लिटरेसी सबसे ज्यादा वहीं होगा जहाँ पर शांति का माहौल होगा, तब वहीं पर लोग पढ़ेंगे ना, तो साइलेंट वैली यानी कि केरला, इस तरह से हम कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर होगा, जहाँ पर, यानी साइलेंट वैली यानी साइलेंट प्लेस है, मतलब नाम से इसको देख सकते हैं, साइलेंट प्लेस यानी कि पढ़ने लिखने वालों की संख्या ज्यादा, यानी कि केरला है, क्योंकि लिटरेसी है उसी का सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, कई बार पूछा गया है, मतलब ये भी रिपीटेड, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग पीसीएस एग्जाम में, अलग अलग स्टेट के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, अब ये देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में है, कहाँ का है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन among the following is the most appropriate region for this phenomena? It has high rainfall that support luxuriant vegetation growth. अब है, Himalayan range is very rich in species diversity. Which among the following is the most appropriate region for this phenomena? तो हिमालयन रीजन में इतना रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी क्यों है, उसका रीजन बताना है, तो इट हैज हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जूरियस वेजिटेबल ग्रोथ, नहीं, यहाँ पर हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल तो नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हिमालयन रीजन, हिमालय ऊपर बर्फ जमे रहते हैं हिमालय के ऊपर, वो ग्लेशियर्स तमाम पाए जाते हैं, वो पिघलते हैं, तो वहां से नदियों के माध्यम से पानी आता रहता है, सो उससे यहाँ पर सिंचाई होती है। तो इट इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन, ये बिल्कुल सही है। ये कॉन्फ्लुएंस का है, बायो जियोग्राफिकल जोन, ये तो ये पहाड़ है जो कि कभी कभी बादल को रोकने का काम करते हैं, तो उससे बारिश होती है, तो वहाँ पर बर्फ जम जाते हैं, और बर्फ जम जाते हैं, या फिर ग्लेशियर से होते हुए नदियों के रूप में आते हैं। दूसरा है, जो बर्फ जमे रहते हैं वो पिघलते रहते हैं, तो वहां से आते हैं, तो ये बायो जियोग्राफिकल जोन का कॉन्फ्लुएंस है, इस वजह से ये यहाँ पर स्पीसीज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड, ये क्या है, सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं एल्टीट्यूड, तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है और ठंड बढ़ती जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन वेजिटेबल और प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, तो वहाँ पर स्पीसीज की रिचनेस कम होती जाती है। सो बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर, वैसे जो लोअर एरिया होता है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लॉन्गर, तो ये सही है। अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स, अभी मैंने बात की इसको समझाया, उसी सेम वही है, तो ये दोनों सही है, बोथ ए एंड 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, geographical region which are particularly rich in endemic, rare, threatened species found relatively in small areas and facing significant habitat loss are referred as, अब ये हॉटस्पॉट का एक प्रकार से डेफिनेशन ही लिख दिया है ना, तो ये हॉटस्पॉट का डेफिनेशन ही है। इसमें हॉटस्पॉट में क्या होता है, रिच, पार्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक, मतलब वहाँ के पार्टिकुलर एरिया का वो पॉपुलेशन जो है होता है वो, और काफी वो रेयर होते हैं, क्योंकि उस तरह का पॉपुलेशन अन्य जगह पर नहीं पाए जाते हैं। और थ्रीटन स्पीसीज, वो थ्रीटन स्पीसीज होते हैं क्योंकि उनके पॉपुलेशन में कमी आती जाती है, और वो काफी मतलब खत्म होने के धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, थ्रीटन स्पीसीज है, और बहुत कम एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में पाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर किसको बताते हैं, यही सही फैक्टर उस एरिया के हॉटस्पॉट को डिफाइन करते हैं। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, हॉट स्पॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रीजंस, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये किन किन चीजों का है। तो विच ऑफ द एबव इज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो हमारे ये तो नहीं है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं है ना, तो ये क्या है, ईस्टर्न हिमालय हमारे। तो हमारे इंडिया में कौन कौन से होते हैं, ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, ये हमारे हॉटस्पॉट हैं इंडिया के। सो ये कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर,
ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, अभी मैंने बोला था ना, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट ये इंडिया का हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। ओनली नहीं कह सकते क्योंकि हॉटस्पॉट की बात होती है, हॉटस्पॉट की बात होती है तो ओनली ट्रॉपिकल रीजन में ही नहीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है, बल्कि अन्य रीजन में भी पाए जाते हैं, वो तमाम अन्य रीजन है। फिर इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज ईस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो है, बट ईस्टर्न हिमालय भी है, वेस्टर्न हिमालय नहीं है, वेस्टर्न घाट है ना। सो कौन कौन इसमें क्या सही हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, डी द करेक्ट है, अगर इसमें वेस्टर्न हिमालय नहीं है। सो देखिए इसमें कौन कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट है, इंडो म्यांमार जो बॉर्डर होता है हमारे देश का, और एक सुंदर वन। ठीक, तो ये चार ठो हो गए यहाँ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया कौन सा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज रिगार्डेड एज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कौन सा है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो भी मैंने बताया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेम उसी चीज को बार बार रिपीट हो रहा है, वेस्टर्न घाट किस है, ईस्टर्न घाट तो बिल्कुल नहीं है, वेस्टर्न घाट यानी कि जो केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, वो वाला एरिया, जो ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये वाला, ये यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है, खासकर इस एरिया में, बस इतने एरिया में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अगेन वेस्टर्न घाट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया आर, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट नहीं है, ईस्टर्न हिमालय है ना, ये ईस्टर्न हिमालय है, और वेस्टर्न इंडिया नहीं। सो ईस्टर्न ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, सेकंड एंड थर्ड, इधर सेकंड एंड थर्ड का किसमें है, ये सेकंड एंड थर्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ईस्टर्न हिमालय, अब याद ही कर लीजिए, ईस्टर्न हिमालय दूसरा, वेस्टर्न घाट तीसरा, इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है वो है, और चौथा कौन सा है, तो जो वेस्ट बंगाल में है कौन, सुंदरबन, और अंडमान एंड निकोबार वाला भी एरिया हॉटस्पॉट में आता है। सो इसको याद रखना, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो मेहमान बॉर्डर, सुंदरबन एंड अंडमान एंड निकोबार, ये हमारे इंडिया के हॉटस्पॉट वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटस्पॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट फाउंड इन इंडिया आर, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट होता है, ईस्टर्न घाट नहीं, विंध्य रेंज नहीं, ईस्टर्न हिमालय रेंज ये है सही है, वेस्टर्न घाट ये भी सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, शिवालिक रेंज, ईस्टर्न घाट ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। नॉट लिखा है, नॉट बायोडाइवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विंध्यास रेंज नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक, वेस्टर्न घाट है, हिमालय है, यानी कि ईस्टर्न हिमालय जिसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि ईस्टर्न हिमालय का ही पार्ट है, सो विंध्य रेंज में नहीं पाया जाता, विद द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन डिजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन कौन सा है, तो ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय नहीं। सो 1 एंड 3 द करेक्ट आंसर किसमें है, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज, कौन सा है, वेस्टर्न घाट, ये बताया था, जो जो ये वाला एरिया है सबसे मोस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है हॉटस्पॉट के मामले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग स्टेट पे पीसीएस एग्जाम में, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। सेम क्वेश्चन, बस टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई है, तो इसका क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हिमालय है, बिल्कुल है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न हिमालय है नहीं, ईस्टर्न घाट है नहीं, सो बी द बी एंड सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस। बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इन इंडिया, अगेन बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, वेस्टर्न घाट बिल्कुल है, ईस्टर्न घाट नहीं है, थार डेजर्ट नहीं है, बे ऑफ बंगाल नहीं है, सो ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, कौन भाई, हिमालय तो है, सुंदरबन भी है, वेस्टर्न घाट भी है, नारो हिल्स ये नहीं है, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following region of our country is known as hotspot of biodiversity। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन है, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्सन क्या है, कि असर्सन ये है फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो इन एबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन, सो इसका देखते हैं कि
देखिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि लिमिनेटिक जोन क्या होता है। कि लिमिनेटिक जोन इज द मोस्ट फाइट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जोन होता है। यानी कि जो जो ये मान चलिए सर वाटर का सरफेस है, तो यहाँ पर सनलाइट मैक्सिमम मतलब पड़ती रहती है ना। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जोन होता है ऑफ लेक। क्या है, तो ये वाटर का जो सरफेस एरिया है और लेक का, तो उसी पर ज्यादा आता है सनलाइट, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है। प्राइमरी हैबिटेट फॉर फाइटोप्लैंक्टस, यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा पैदा होते हैं? फाइटोप्लैंक्टस, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वही हमारे फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन हैव हाईएस्ट डेंसिटी हियर, बिल्कुल सनलाइट ज्यादा होगा तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी। जोन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन प्रोडक्शन, और हमको पता है कि मरीन सिस्टम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता ही है। विद इन द एक्वेटिक सिस्टम द लाइन लिमिनेटिक जोन इज ओपन एंड वेल लिट एरिया ऑफ फ्री स्टैंडिंग बॉडी। अब यहाँ पर लेक की बात होती है, तो लेक क्या होता है कि फ्री स्टैंडिंग बॉडी होती है। फ्रेश वाटर का फ्री स्टैंडिंग बॉडी है, तो ये स्टैंडिंग बॉडी है। एक चीज ध्यान रखने चीज है कि फ्री स्टैंडिंग बॉडी है, नॉट अ रनिंग बॉडी। नॉट इंक्लूडेड इन द एरिया इन द लिटोरल जोन, जहाँ पर परजीवी होते हैं लिट खाने वाले, वो नहीं होते, यहाँ पर पाए जाते हैं। विच इज द सालो नियर शोर एरिया ऑफ द वाटर बॉडी। सो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? ये भी सही है। फोटो प्लैंक्टन ग्रो इन एबंडेंस इन द लाइम लिमनेटिक जोन, ये सही है। लिमनेटिक जोन यानी कि जहाँ पर सनलाइट सबसे मैक्सिमम पेनिट्रेट करके जाती है या फिर पहुंचती है। लिमिटिक जोन इज एन ओपन वाटर जोन। क्या है? बोला ना कि ओपन वाटर जोन इज एन ओपन वाटर जोन है। ठीक, तो ये ओपन वाटर जोन है बट फ्री स्टैंडिंग बॉडी, यानी कि स्थिर बॉडी है। फ्री स्टैंडिंग बॉडी यानी कौन कौन सा है? ये जो पॉन्ड्स है वो फ्री स्टैंडिंग बॉडी है। यहाँ पर फ्रेश वाटर भी इनपुट होता रहता है, यानी कि यहाँ पर फ्रेश वाटर भी आते रहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एज अ हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। मतलब इन इन रीजन्स को हॉटस्पॉट बनाने में किन किन चीजों का क्राइटेरिया कंट्रीब्यूट करती है? कौन कौन सी क्राइटेरिया कंट्रीब्यूट करती है? तो इसमें कितने हैं सारे क्राइटेरिया? स्पीसीज रिचनेस, मतलब 6 क्राइटेरिया दिए हैं। स्पीसीज रिचनेस तो इसमें होती ही होती है, भाई बायोडाइवर्सिटी तभी तो होगा ना जब इसमें स्पीसीज रिचनेस होगी। फिर वेजिटेशन डेंसिटी, अब वेजिटेशन डेंसिटी इसलिए नहीं हो सकता कि भाई मान के चलिए कि यहाँ पर शीशम शीशम का प्लांट या फिर सागौन का प्लांट है, तो ये बहुत ज्यादा कहीं पर मतलब इनका प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, तो वो सिर्फ एक ही स्पीसीज का प्लांटेशन हो गया ना, तो उसमें स्पीसीज का रिचनेस कहाँ होगा, यानी बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगा। सो वेजिटेशन डेंसिटी इसकी क्राइटेरिया नहीं हो गई। इंडेमिज्म, इंडेमिज्म बिल्कुल क्राइटेरिया है, क्योंकि वो नेटिव होना चाहिए, वहाँ का पार्टिकुलर उस एरिया का होना चाहिए, तो इंडेमिज्म का ही मतलब होता है। फिर इथनो बोटेनिकल इंपॉर्टेंस, अब वहाँ का इथनिक बोटेनिकल से कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। अगला है थ्रेट परसेप्शन। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी हॉटस्पॉट्स वाला एरिया होते हैं वो काफी थ्रेटेंड स्पीसीज वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि उनको वो हॉटस्पॉट एरिया इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर थ्रेटेंड स्पीसीज ही पाए जाते हैं। सो फिफ्थ इज द करेक्ट। उसमें आ जाएगा एडाप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना टू द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन का कोई लेना देना ही नहीं है। सो इसमें कौन सही हो जाएगा? पहला सही है, उसके बाद ये दूसरा वाला वेजिटेशन डेंसिटी नहीं सही था, इंडिमिज्म सही था, यानी पहला तीसरा और पांचवा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला दूसरा नहीं, पहला तीसरा पांचवा, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? लाइक अब नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नहीं, इसकी वजह से नहीं। अगर नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो केवल एक ही चीज ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मतलब मान के चलो कि ये रिस्पॉन्सिबल तो है ये, बट केवल यही नहीं है। लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो किसी का हैबिटेट ही खत्म कर देंगे तो उसका बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा तो बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन ही कर देंगे तो कहाँ पर कोई स्पीसीज रह पाएगा। तो ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वन नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी इज नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट पोल्यूशन मेन रीजन पूछा है। हैबिटेट पोल्यूशन तो फिल्टर होता रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सोटिक स्पीसीज, इससे नहीं, पूरा बायोडाइवर्सिटी नहीं खत्म हो जाती है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मेन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, अगेन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहाँ पर है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन रिपीट हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जोग्राफिकल एरिया? अब थ्रेट क्या है बायोडाइवर्सिटी के लिए?
उसको यहाँ पर देखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हमारा कोरल रीफ है उनके लगातार पॉपुलेशन में कमी आ रही। जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसके भी पॉपुलेशन में काफी कमी आ रही है। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट, अब ये क्या है कि जो हैबिटेट है पता चला यहाँ पर कुछ प्लांट्स या एनिमल रहते हैं, यहाँ पर कुछ प्लांट्स एनिमल रहते हैं, तो इनमें जो रिलेशन है वो नहीं स्टेब्लिश हो पाता है। तो इस तरह से वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट होने की वजह से भी इंटर कम्युनिकेशन गैप होता है और फिर सही से बायोडाइवर्सिटी का नहीं बन पाता है। सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से, लॉस करने में एलियन स्पीसीज का ये इनसे पॉपुलेशन का नुकसान पहुंचता है, बट बायोडाइवर्सिटी का ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एलियन स्पीसीज से। सो ये नहीं होगा। प्रमोशन ऑफ द वेजिटेशन, अब ये इससे प्रमोशन ऑफ वेजिटेशन करेंगे तो इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज ये सही है, बायोडाइवर्सिटी का इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज से लॉस होगा। एंड प्रमोशन ऑफ वेजिटेशन, इससे थ्रेट, वेजिटेशन को प्रमोट करने से थ्रेट बायोडाइवर्सिटी को कोई थ्रेट नहीं होता है बल्कि बायोडाइवर्सिटी में ग्रोथ होता है। सो ये गलत है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 एंड 1 सही है, 2 सही है, 3 है, 1 2 3 ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्री थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अगेन थ्रेट की बात कर रहा है, तो कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग, अभी ये है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट, ये भी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो गया है, ये भी है और ये नहीं है। सो अगेन 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फ्रेजाइल इकोसिस्टम सच है मैंग्रोव, मैंग्रोव में तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वेटलैंड में इनएक्सेसिबल हैबिटेट इन द हिमालयन, ये भी नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये किसी का तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन एंड झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन में कि पता चला आज यहाँ पर हमने कल्टीवेशन किया, यहाँ की मिट्टी खराब हो गई तो यहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह पे वेजिटेशन करने लगे, तो इस ये कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। यानी कि एक जगह किया फिर आगे बढ़ते गए उसको छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल इंडियाज ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द आउटस्टैंडिंग स्पेस, द बर्ड पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग फास्टली मेनली बिकॉज। अब बर्ड का पॉपुलेशन श्रिंक क्यों हो रहा है ना, उसको देखते हैं। देयर हैज बीन एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हंटर, बिकॉज किस बर्ड पॉपुलेशन श्रिंक होने का रीजन कौन कौन सा है? सो एबनॉर्मल ग्रो इन हंटर, हंटर का ज्यादा, एबनॉर्मल इंक्रीज इन हंटर नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं। बायोपेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर आर बीइंग यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, बायोपेस्टिसाइड्स से बर्ड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑर्गेनिक मैन्योर से तो अच्छी की है ये। देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स, अब इनका हैबिटेट को खत्म करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन श्रिंक होगी। देयर हैज बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मस्क्यूटो रिपेलेंट, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसमें बायो पेस्टिसाइड्स है तो इसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, और ऑर्गेनिक मैन्योर दोनों अच्छी चीज है। और ये या केमिकल फर्टिलाइजर है, मॉस्किटो रिपेलेंट है और पेस्टिसाइड है, यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड नहीं है, सो इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 3 4 यानी कि सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज, इसका रीजन क्या है? बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, तो इसका आंसर सही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज आर बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उनके लिए अच्छा हैबिटेट मिलता है, उनके फूड का भी वैरायटी ज़्यादा होती है ना वहाँ पर, इसीलिए उनका पॉलिनेशन ज़्यादा करने में मदद भी करते हैं वो लोग। अब बटरफ्लाई कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, ये भी सही है। सो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम किससे? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन, ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड। नॉट रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड, तो एक्सपेंशन ऑफ रोड, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, यहाँ पर नॉट पूछा है तो इससे लॉस होगा। अर्बनाइजेशन करने से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। एफोरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड का एफोरेस्टेशन करेंगे तो लॉस होने के बजाय ग्रोथ होगा। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सो सही कौन सा है? सीधा करेक्ट आंसर। नॉट, ये रीजन नहीं है एफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का रीजन नहीं है, बल्कि बायोडाइवर्सिटी इससे बढ़ती है एफोरेस्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज बदल रही है। लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल्स, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल्स जितने कम होंगे उतने ज्यादा जो है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, है ना। नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ये कोई इकोसिस्टम इसका बायोडाइवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है।
ट्रॉफिक लेवल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाए तो क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व करने से बायोडाइवर्सिटी का एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कंजर्व करने के लिए। नेशनल पार्क में क्या होता है कि उसको वहीं पर वहाँ के हैबिटेट में रहने वाले लोगों को उसकी कोई सुविधा प्रदान की जाती है, उन्हें कंजर्व किया जाता है। बोटानिकल में क्या जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया जाता है और वहाँ पर उनके जीन्स या फिर वहाँ के स्पीसीज को सुरक्षित किया जाता है। और सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वहाँ के छोटे छोटे जितने भी प्लेसेस हैं उनको इस तरह से कंजर्व किया जाता है। तो इसमें कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन का कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्रमोशन। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, टेरेस्ट्रियल भी है और कोस्टल एरिया भी। अब इसमें सबसे ज्यादा इसमें होता है ना कि इन सिटू एक्स सिटू, यानी किसी के हैबिटेट में ही उनको कंजर्व कर देना इन सिटू कहलाता है, और किसी को हैबिटेट से उसको निकाल के दूसरी जगह पे उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करना क्या होता है, एक्स सिटू। लाइक अ बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन है क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। इन सिटू यानी कि नॉट कहा है, यानी कि उसके हैबिटेट में ही उसको कंजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करना, तो बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसको उसी पर वहीं पर कंजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ। अब बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन इसका एग्जाम्पल है, तो ये एक्स सीटू का है, एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर क्या है, नॉट अ साइट फॉर इन सीटू। नेशनल पार्क इन सीटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सीटू है, क्योंकि इनके खुद के हैबिटेट को ही कंजर्व कर दिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन बाई। अब नेशनल पार्क में क्या होता है कि वहीं के हैबिटेट में ही उनको कंजर्व किया जाता है, तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन एग्जांपल नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व ये इन सीटू है, बोटानिकल गार्डन नहीं है, नेशनल पार्क इन सीटू है, सेक्रेड ग्रोव्स ये भी इन सीटू है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन क्रायो बैंक फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रायो बैंक में यूज होने वाला विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी गैस है, सो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज किया जाता है -38 डिग्री सेल्सियस पर किसी को प्रिजर्व करने के लिए क्रायो बैंक में, है ना, मतलब बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसका बायोस्फीयर रिजर्व। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, सेम क्वेश्चन, बस बायोस्फीयर रिजर्व इज द एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यानी वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज को वहाँ पर कंजर्व करते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन को ही तो एक प्रकार से हम कंजर्व कर रहे हैं। ग्रास लैंड से नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से नहीं, एटमोस्फेरिक बैलेंस इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या है, जेनेटिक वेरिएशन को कंजर्व कर रहे हैं वहाँ पर। यानी कि हम वहाँ पर टाइगर भी है ना, ये फॉक्स भी है, या फिर गोट भी है, लॉयन भी है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन को हम वहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग बात आ गई ना, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा है मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर कोरल ब्लीचिंग का, यानी किसके ज्यादा कोरल का ब्लीचिंग होता है, तो मरीन पोल्यूशन तो होता ही रहता है, हमेशा होता है, सब उसी में डंप करते रहते हैं, तो ये मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर नहीं है। इंक्रीजिंग ऑफ सैलिनिटी इन ऑफ सी तो ऑलरेडी सॉल्टी है ही, तो ये भी उसका मेन रीजन नहीं है। राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द सी, बिल्कुल यही सही है, क्योंकि हल्का 1 डिग्री भी एवरेज टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो कोरल ब्लीचिंग का जो रेट है इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि बिल्कुल कोरल्स जो है सहन नहीं कर पाती इस टेम्परेचर को, और वो अपने को वहाँ का कलर फेड हो जाता है और कोरल्स वहाँ से चली जाती है, केवल जो कैल्शियम के उनके जो हैबिटेट से जुड़े रहते हैं वो बच जाते हैं। सो राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द सी इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर द कोरल ब्लीचिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द कोरल ब्लीचिंग। अभी अभी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ। कोरल रीफ कौन सा है, कहाँ पर है, कोरल रीफ सबसे बड़ा कोरल रीफ तो ऑस्ट्रेलिया में है, बट हम इंडिया का देखते हैं तो इंडिया में कहाँ पर है कोरल रीफ, तो इंडिया में अंडमान एंड निकोबार, वो तो आइलैंड है इस तरीके से बना हुआ, तो हर तरफ पानी है और यहाँ पर कोरल्स भी हैं, तो यूं कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कोरल रीफ है। गल्फ ऑफ कच्छ में भी है,
जो कि गुजरात का पार्ट है, तो उसमें भी कोरल रीफ पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है, ये भी वहीं पर है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहीं पर सब पाए जाते हैं। और सुंदरबन, सुंदरबन में मैंग्रोव पाए जाते हैं। सुंदरबन किसके लिए फेमस है? मैंग्रोव के लिए, न कि कोरल रीफ के लिए। सो 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the world richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 island with the estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grass, coral reef, salt marshes and mangroves? तो इसमें कौन सही हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम मरीन बायोडाइवर्सिटी ना। तो सुंदरवन किसके लिए फेमस है? मैंग्रोव के लिए। मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व मरीन बायोडाइवर्सिटी का पर्सपेक्टिव से रिचेस्ट रीजन है वर्ल्ड का। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है ये वो मतलब टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट हो गया है, तो सो be the correct answer. Next, which one of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective? Again same question repeat हुआ है 69th BPSC 2023 में। कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर